So great. Good morning once again. Today's topic is यूरिक एसिड, क्योंकि हमारे कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके यूरिक एसिड लेवल हाई हैं और इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम अदरवाइज ऑल्सो एंड इट हैज डिफरेंट इम्प्लीकेशन फॉर आवर अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑल्सो, क्योंकि कोई भी चीज जो बॉडी में होती है वो एक सिंगुलर रिजल्ट नहीं होता, किसी सिंगुलर प्रोसेस का रिजल्ट नहीं होता है। तो यूरिक एसिड अगर बढ़ता है, जैसे हमने बात की थी कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो उसका एक पूरे कॉम्प्लेक्स मल्टीपल रीजंस होते हैं। यूरिक एसिड का भी कुछ कुछ वैसे ही होता है। कोई भी जो हमारी इस तरह की डिस्टरबेंस होती है मेटाबॉलिक फंक्शन में, उसमें देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट थिंग टू गो आउट ऑफ कंट्रोल। तो यूरिक एसिड क्या है उसको समझते हैं, क्यों होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूरिक एसिड वो समझते हैं, और किन चीजों से यूरिक एसिड बढ़ता है, क्या कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अवर टेस्ट एंड कंफर्ट लेवल, वो समझेंगे। और साथ में कुछ एक सजेशंस जो आप अगर इजीली इम्प्लीमेंटेबल सजेशन अगर आप वो कर लेते हैं तो यूरिक एसिड जिनका बढ़ा है वो कम हो जाता है और जिनका नहीं है उनका रेंज में रहता है। सो दैट इज अ पर्पस, बिकॉज यूरिक एसिड को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इट इज ए वेस्ट प्रोडक्ट। एक आपने अगर कभी गूगल में कभी पढ़ा होगा तो देयर इज ए वर्ड कॉल्ड प्यूराइंस, प्यूरिन्स या प्यूराइंस जो भी बोलना है उसको। तो बॉडी में जो प्यूराइंस जब ब्रेक डाउन होता है प्यूराइंस का, तो यूरिक एसिड बनता है। अब प्यूराइंस क्या होते हैं? प्यूराइंस जो है वो एक तरह का एक चीज है जो नॉर्मली खाने में पाया जाता है, जैसे रेड मीट है या किसी भी तरह का हाई प्रोटीन डाइट है, उसमें प्यूराइंस ज्यादा मिलेंगे। बियर में प्यूराइंस ज्यादा मिलेंगे, लेकिन केवल बाहर से नहीं आता है प्यूराइंस का, क्योंकि अगर केवल बाहर से प्यूराइंस आ रहे होते और उनके ब्रेकडाउन में यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता, इट वाज वेरी इजी टू कंट्रोल। जो प्यूराइंस है वो हमारे डीएनए आरएनए में भी होते हैं। कुछ जो है वो सेल टर्नओवर बोलते हैं जिसको, यानी जब सेल मरता है, हर सेल की लाइफ होती है और वो सेल फिर टर्नओवर में जाता है, उसको ब्रेकडाउन होता है, वो सेल कुछ कुछ रीयूज होते हैं, कुछ कुछ बाहर निकल दिए जाते हैं बॉडी से, उसको सेल टर्नओवर बोलते हैं। तो सेल टर्नओवर में भी यूरिक जो प्यूराइंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जब हमारी बॉडी एनर्जी क्रिएट करती है उसमें भी कुछ प्यूराइंस प्रोड्यूस होते हैं। जब प्यूराइंस प्रोड्यूस होंगे, जब वो टूटेंगे तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो यूरिक एसिड इज अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ योर बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिकल सिस्टम। तो उसको हम छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल वो नहीं कर सकते। नाउ यूरिक एसिड जब बनता है, उसका पर्पस है यूरिक एसिड का, उसको भी समझते हैं अभी। यूरिक एसिड हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाता है, किडनी से यानी यूरिन से बाहर निकल जाता है, और अगर वो लेवल बढ़ जाता है तो देन इट इज कॉल्ड हाइपर यूरिसीमिया। तो उससे प्रॉब्लम शुरू होती है। नॉर्मल रेंज में चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके, तब उससे वो जो गाउट आपने सुना होगा, गठिया बोलते थे हिंदी में, या किडनी के स्टोन्स, किडनी के इश्यूज आने होते हैं, और दूसरे मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं जैसे फैटी लिवर होना या ओवरऑल बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन। दैट ऑल्सो is one of the factor behind that is uric acid, high uric acid. Again, I am reiterating, कोई भी एक रिजल्ट बॉडी में वो सिंगुलर नहीं होता है, उसके पीछे काफी लंबी चौड़ी कहानी होती है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम यूरिक एसिड को सिंगुलरली ब्लेम कर दें कि जी मेरा फैटी लिवर है क्योंकि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता है, देयर आर सेवरल फैक्टर्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि हम अच्छी लाइफस्टाइल रखते हुए हम उसको मैनेज करके रखें। अब यूरिक एसिड की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हमने, हमारे जो पुराने पुराने पार्टिसिपेंट है उन्होंने शायद सुन रखी होगी, कभी पहले भी हमने इस चीज को थोड़ा डिस्कस किया था कि जो एंशियंट मैन था, जो से 15-20 मिलियन ईयर्स वाला, उससे पुराना, बेसिकली जो सभ्यता शुरू हुई है, कहा जाता है कि वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे पहले होमोसेपियन का वहां से उद्भव हुआ। तो वहां तक तो बढ़िया था क्योंकि वहां फ्लोरा फोना बहुत अच्छी थी। तो उसकी बॉडी में एक एंजाइम पाया जाता था, उसको बोलते थे यूरिकेस। तो यूरिकेस जो होता था वो यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। वो यूरिक एसिड को प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूस मींस एक्सेस यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके क्लियर कर देता है। तो उस समय जो आदमी था हमारी बॉडी में, उस समय यूरिकेस होता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सभ्यता जो है, आदमी जो है वो ऊपर जो नदर्न हेमिस्फीयर था, जो हमारा यूरोपियन कॉकेशियन रीजन जो है, वहां मूव किया। अब वहां ठंड थी, यहाँ गर्म था। अब ठंड के लिए एक नेचुरल सा एक जो बॉडी मांगती है वो फैट का कुशन मांगती है, और इस आदमी के बॉडी में फैट नहीं होता था क्योंकि यूरिक एसिड वाज वन ऑफ द रीजन टू
एक्युमुलेट फैट, जो हमारी बॉडी में जैसे अभी चल रहा है, तो फैट एक्युमुलेट उसकी बॉडी में होता नहीं था ज्यादा, और ठंड में बिना फैट के दिक्कत आती थी। तो एक जो नेचुरल इवोल्यूशनरी सिस्टम होता है हमारा, किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो हमारा भी हुआ, और धीरे धीरे इवोल्यूशन के कारण बॉडी से यूरिक एसिड गायब हो गया। तो अब यूरिक एसिड के एब्सेंस में यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एंजाइम था नहीं, तो फैट डिपॉजिट हुआ, क्योंकि जब यूरिक एसिड लिवर के साथ इस समय अपना खेल खेलता है तो फैट प्रोड्यूस होता है। वो उस आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और फिर वो सदियों तक बड़ा इंपॉर्टेंट काम चलता रहा। हमारे जो फोर फादर्स थे 4-5 जनरेशन पहले, वहां यूरिक एसिड के इश्यूज नहीं थे ज्यादा, क्योंकि उस समय अगेन फिजिकल लेबर होती थी, और जो न्यूट्रिएंट्स थे, यानी जो हमारा खाना था, दैट वाज नॉट इन प्लेंटी लाइक टुडे। इस समय तो जो हमारी जो जिस तरह के हमारे फैमिलीज वाले लोग हैं, हमारी प्रॉब्लम ओवर न्यूट्रिशन की है, माल न्यूट्रिशन की नहीं है। तो उस समय जनरली फूड वाज लेस, तो इसलिए यूरिक एसिड ना होने के बावजूद भी यूरिक एसिड वाज नेवर ए प्रॉब्लम फॉर देम। ना मॉडर्न मैन की लाइफ में क्या हो गया पिछले सेंचुरी या सेंचुरी एंड हाफ से, कंफर्ट लेवल बढ़ गया है, तो हमारा फिजिकल लेबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो अब हमारे लिए जो चीज को मेटाबलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज द रीजन यूरिक एसिड बढ़ता है। और किन चीजों से बढ़ता है उसको समझ लेते हैं। ये यहां तक यू आर विद मी, आपको क्लियर है जो मैंने बोला, कहानी वानी जो सारी इज क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब जो बढ़ता है उसका रीजन, जैसे नॉर्मली क्या होता है, किसी से भी बात करो ना, यूरिक एसिड, भाई तू प्रोटीन बंद कर दे, प्रोटीन मत खाओ, दाल मत खाओ, चिकन मत खाओ, अंडा मत खाओ, पनीर मत खाओ। ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है लोगों को। यूरिक एसिड, प्रोटीन, प्रोटीन केवल प्यूरिन्स वाला एंगल है वहां पे, बट केवल प्रोटीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन यूरिक एसिड, वन। और यूरिक एसिड, हमारे जो वेजिटेरियन लोग हैं उनका भी यूरिक एसिड बढ़ता है, तो वो तो हाई प्रोटीन डाइट इन एनी केस नहीं खा रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग? तो जो मेन एक रीजन है जो हमें, जिसके लिए आज हम भाई सारी बातें कर रहे हैं, वो है फ्रुक्टोज। जो फ्रुक्टोज है वो यूरिक एसिड बढ़ाता है, वो लिंक को समझना जरूरी है। तो फ्रुक्टोज इज काइंड ऑफ ए शुगर, ब्रॉडली हम जो शुगर की कैटेगरी है उसी में फ्रुक्टोज को रखते हैं। लेकिन वो किन तरह की चीजों में होता है, जैसे अगर अगर हम गुड़ की बात करेंगे तो गुड़ में फ्रुक्टोज नेग्लिजिबल होता है। गुड़ में ग्लूकोज ज्यादा होता है, शुगर जो है वो ग्लूकोज है। फ्रुक्टोज किस में पाया जाता है? फ्रूट्स में, हनी में, या जैसे अगर आप कभी कोई प्रोसेस फूड खाते हैं ना, उसमें आप पढ़ेंगे अगर इंग्रेडिएंट्स में, तो उसमें लिखा होता है एडिड शुगर। तो वो एडिड शुगर क्या होती है? वो एडिड शुगर है जिसको बोलते हैं हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। तो जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, दैट इज वन वेरी बिग कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स फ्रुक्टोज। और आज की डेट में चूंकि हम लोग हाईली प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, प्रोसेस फूड में जो, अगर आप गन्ने की शुगर, पहले तो वर्ड ओवर बनती नहीं है इतनी ज्यादा, गन्ना होता ही नहीं, गन्ना इज ए ट्रॉपिकल थिंग। तो कॉर्न बहुत जगह होता है, तो कॉर्न से शुगर डिराइव करना बहुत इजी है, चीपर एंड इन लार्ज क्वांटिटी। सो बट दैट इज अ वेरी बैड काइंड ऑफ मीठा, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज दैट इज फुल ऑफ फ्रुक्टोज। तो ये जो फ्रुक्टोज होती है, ये, इसका और ग्लूकोज दोनों मीठे हैं, इन दोनों का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ग्लूकोज का तो हमने बहुत बारी बात की है ना, कि जैसे गेहूं, चावल या चीनी या हम खाते हैं, तो ग्लूकोज जो शुगर है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई। आटा, चावल भी आपने जो चबाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज ब्लड में गई, ब्लड में शुगर बढ़ गया, यानी ग्लूकोज बढ़ गई, और वो इंसुलिन सेल्स में बर्न करने का काम करता है। वो प्रोसेस हम सबको कई बार हमने डिस्कस किया, दैट यू नो। नाउ व्हेन यू ईट फ्रूट्स और हनी और जो फ्रक्टोज रिच चीजें हैं, जब आप वो खाते हो तो ये ब्लड में एज ग्लूकोज नहीं जाता है, ये ब्लड में एज फ्रुक्टोज ही जाता है, और ब्लड में ये मेटाबोलाइज नहीं होता। इट इज नॉट बर्न्ड इन द सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ये नहीं बर्न किया जाता है। सो इट गोज टू द लिवर, इसका जो पाथ है वो वाया लिवर है। जब ये लिवर में जाता है, लिवर इसको फैट में कन्वर्ट करता है, और फिर अगर फैट आपकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, तो वो फैट बर्न होगा, क्योंकि जो सेल्स होते हैं फैटी एसिड को बर्न कर सकते हैं, फ्रुक्टोज को बर्न नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट ईटिंग भी करते हैं,
एक्सेस ईटिंग भी करते हैं, तो जो लिवर ने फैट बनाया होता है फ्रुक्टोज का, उस बेचारे का नंबर ही नहीं आता बर्न होने के लिए, और वो जो फैट होता है दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम। तो फ्रुक्टोज फैट कन्वर्ट फैट में कन्वर्ट हो रहा है, और जो इस पूरे प्रोसेस में यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो यूरिक एसिड है दिस बिकम्स ए प्रॉब्लम। अब यहां पर एक जो चीज आती है कि क्या हम बिना फ्रुक्टोज वाली चीजों को खा सकते हैं, मतलब क्या उसके बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में एक नॉर्मल एक एक वो है कि फ्रूट्स आर वेरी गुड, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि फ्रूट कौन से फ्रूट खाने चाहिए और कितना खाना चाहिए। हमें लगता है कि जैसे व्रत में होता है, व्रत में लोग सुबह शाम बाउल भर भर के फ्रूट खा लेते हैं, फ्रूट का चाट बनाई, खूब सारे फ्रूट काटे और खा ली, वी थिंक दैट इट इज वेरी हेल्दी थिंग, इट इज नॉट। तो आपको क्या करना है कि एक तो फ्रूट को समझना है कि किन चीजों में हाई फ्रुक्टोज ज्यादा है, वो लिमिट करने हैं। होल फ्रूट फिर भी आप खा सकते हैं, जैसे फ्रूट जूसेस हैं, फ्रूट जूसेस में इट इज जस्ट फ्रुक्टोज, कंसंट्रेटेड फ्रुक्टोज, क्योंकि फाइबर निकल गया, बाकी जो और चीजें हैं वो निकल गई, तो बिल्कुल लिक्विड फ्रुक्टोज आपने पी लिया। या जैसे इवन जो हमारे बार्स आते हैं, एनर्जी बार्स आते हैं, उसमें फ्रुक्टोज होता है, बहुत सारी चीजें अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो ये अवॉइड करने होते हैं। होल फ्रूट्स आप खा सकते हैं बिकॉज होल फ्रूट में फाइबर इज वेरी गुड पार्ट। सेकेंडली उसमें उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वाटर होता है, तो उससे क्या होता है कि जो फ्रुक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी स्लो डाउन हो जाता है, तो लोड फ्रुक्टोज का लोड लिवर पे कम हो जाता है। तो फ्रूट लिमिट में खाना, जैसे एक हेल्दी इंडिविजुअल है उसके लिए एक बार में एक फ्रूट खाना, सपोज एक एप्पल खा लिया आपने, गुड एनफ, एक पेयर खा लिया, गुड एनफ, तो इन दोनों में ठीक ठाक क्वांटिटी में फ्रुक्टोज होता है, बट स्टिल वन फ्रूट फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जो हाई फ्रुक्टोज वाले फ्रूट हैं, जैसे ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स में हाई फ्रुक्टोज फ्रूट है, मैंगो है हाई फ्रुक्टोज है, सरप्राइजिंगली पेयर, नाशपाती हाई फ्रुक्टोज है, बनाना हाई फ्रुक्टोज है, बट बनाना में ग्लूकोज ज्यादा होता है फ्रुक्टोज से ज्यादा। तो बनाना अगर आपको जैसे एनर्जी रिप्लेनिशमेंट होता है, जैसे हमारे उसमें बोलते हैं ना कि जो लोग जिम विम जाते हैं तो कहते हैं बनाना शेक पी लो, प्रोटीन का एक बनाओ, उसमें आधा बनाना एक बनाना डाल लो, क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूकोज भी होता है। बनाना अदरवाइज इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि उसमें पोटेशियम अच्छा होता है, गुड क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम इज देयर। पोटेशियम ऑल्सो इज नॉर्मली हमारी डाइट में पोटेशियम हमारा कम होता है, तो बनाना इज ए गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम रिप्लेनिशमेंट। तो उस सेंस में हमें फ्रूट का कंजम्पशन देखना होता है। जो फ्रूट जूसेस हैं वो कोशिश करना होता है कि मजबूरी में अगर पीना पड़े तो पीजिए। पैकेज जो फ्रूट जूसेस हैं वो यूजलेस होते हैं, अगर आपने पीना है कभी तो फ्रेश पी सकते हैं, बट कम। ड्राइड फ्रूट्स जो होते हैं जैसे हमारे किशमिश हैं, अंजीर हैं, ये भी, इसमें भी फ्रुक्टोज होता है, तो इसको थोड़ा सा ना मॉडरेशन में रखना होता है इन चीजों को। या जो शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोई भी, चाहे आप कोई भी कोला वोला ले लो या कोई भी इस टाइप के ले लो, एनर्जी एनर्जी ड्रिंक्स ले लीजिए, ये वेरी हाई फ्रुक्टोज वाले हैं। जो कमर्शियल स्वीट्स हैं, जो हमारी आपकी कैंडीज हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, जो कमर्शियली स्वीट्स मिल रहे हैं, उसमें भी फ्रुक्टोज वाला शुगर डाली जाती है, नॉट ये केन शुगर, जो गन्ने की शुगर के बजाय उसमें फ्रुक्टोज वाली शुगर होती है। नॉर्मली जो होता है इनका वो HFCS डालते हैं, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप डालते हैं, तो वो हाई फ्रक्टोज है। इवन जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, पैकेजेस, जो पैकेज सॉसेज हैं, फॉर दैट मैटर आपका फेवरेट केचप, केचप में जो मीठा डलता है, अनलेस यू आर गेटिंग, आजकल बड़े डिफरेंट टाइप के केचप भी आए हुए हैं, संजय ने मुझे एक केचप इंट्रोड्यूस किया था, जो उसमें कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं, उसमें गुड़ डलता था थोड़ा सा, बाकी उसमें कोई कद्दू फद्दू नहीं था। सम 80 समथिंग 80 से ज्यादा परसेंटेज उसमें वो था टमाटो, और उसकी शेल्फ लाइफ भी इसलिए कम थी, प्रिजर्वेटिव नहीं थे, तो प्रिजर्वेटिव नहीं होंगे तो शेल्फ लाइफ कम होगी, तो उसको आपको एक दो हफ्ते में खाना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाएगा वो। तो वो फिर भी आप केचप यूज कर सकते हैं, बट जो नॉर्मली कमर्शियली अवेलेबल केचप हैं, आपके मैगी के, किसान के, दिस दैट जो भी हैं, उनमें हाई फ्रुक्टोज वो हैं। योगर्ट्स, जो स्वीटेंड योगर्ट्स हैं, वैसे बेसिकली देखिए कि बाजार में जो भी आपके पास स्वीट आ रहा है ना, देर इज ए हाई चांस कि उसमें जो हाई, ये जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होगा, यानी जो शुगर है वो नॉट फ्रॉम द ग्लूकोज सोर्स आ रही होगी, वो फ्रक्टोज वाली सोर्स से आ रही होगी, देन इट इज बिकम ए प्रॉब्लम।
और अगर ऑफ कोर्स हमने प्यूरिन की बात की थी, तो अगर अगर आपका यूरिक एसिड ज्यादा है तो आपको प्यूरिन वाला जो इंटेक है, रेड मीट है या ऑर्गन मीट है या सी फूड है या मतलब कोई भी चिकन है, वो थोड़ा सा आपको लिमिट करना पड़ेगा। अल्कोहल इज अनदर रीजन, स्पेशली बियर, नॉट एवरी काइंड ऑफ अल्कोहल, बियर पर्टिकुलरली इज, आपने अगर अपने चार्ट में भी देखा होगा जो हमारा माई बीएमएल है, उसमें भी आप देखेंगे उसका जीएल बड़ा हाई आता है बियर का। तो बियर इज अगेन फ्रुक्टोज रिच हो जाती है। तो ये वाली चीजें को ऊपर आपको ध्यान रखना होता है। तो क्या करना है हमने, एक तो इन चीजों का ख्याल रखना है। इसको मैं बाद में एक टेक्स्ट को ग्रुप पे डाल दूंगा सो दैट इट बिकम्स ए रेडी रेकनर फॉर यू, एवरीथिंग यू कांट रिमेंबर। सो इन चीजों को लिमिट में करना है। वंस वी अंडरस्टैंड द फंडा, उसको लिमिट में करना है। फिर अनदर थिंग विच वी हैव टू डू इज कि स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीजिए प्रॉपरली। कोशिश करिए, गर्मियों के दिन है, 3 लीटर पानी कम से कम पीजिए, मोर द बेटर। 3 से 4 लीटर के बीच में पानी पीजिए। अनलेस अनलेस किसी के कोई किडनी के इश्यूज हैं या हार्ट के इश्यूज हैं, देन वाटर इनटेक हैज टू बी रेगुलेटेड। क्योंकि अगर जिनके हार्ट इश्यूज चल रहे होते हैं उनको ज्यादा पानी नहीं पीना होता है। हार्ट कैन नॉट हैंडल दैट मच वाटर। सेम गोज विद किडनी, अगर किसी की किडनी इम्पेयर्ड है, किडनी आपके उसमें तो किसी की नहीं है, सो वी डोंट हैव टू वरी, इट इज जस्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन कि जिसकी किडनी के इश्यूज चल रहे होते हैं उनका भी पानी इंटेक को कंट्रोल किया जाता है। इट इज नॉट दैट कि आप हम कहें कि ज्यादा पानी पियो तो वो खूब सारा पानी पी लें, इट डजंट वर्क लाइक दैट। एक और चीज है जिसको वेट मैनेजमेंट की बात बोल रहे हैं, कि जिसका वेट ज्यादा होगा उसकी बॉडी में, जैसे बीपी हो गया या शुगर डायबिटीज हो गया या यूरिक एसिड हो गया, ये ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप 5 से 10% वेट भी, जो भी आपका बॉडी वेट है, क्योंकि आपकी बॉडी इस समय उस वेट के अकॉर्डिंगली काम कर रही है, इफ यू रिड्यूस योर वेट बाय से 5% और 10%, देर विल बी इमीडिएट बेनिफिट इन योर हाइपरटेंशन, बीपी, हाई बीपी, डायबिटीज एंड यूरिक एसिड, ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अनदर थिंग इज कॉफी, जो हम लोग ब्लैक कॉफी की बात बोलते हैं, तो ब्लैक कॉफी लोअर्स द यूरिक एसिड। क्योंकि उसका फंडा समझिए कि ब्लैक कॉफी अगर आप पीते हैं, आपने नोटिस किया होगा जो लोग रेगुलरली ब्लैक कॉफी पीते हैं उनके उसमें डायरेटिक इफेक्ट आता है। डायरेटिक इफेक्ट का मतलब हायर यूरिन आउटपुट। तो दैट हेल्प्स इन क्लियरिंग द यूरिक एसिड। एंड ब्लैक कॉफी जो होती है, क्योंकि वो लिवर को बेटर करती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, उससे इन्फ्लेमेशन कम होती है। वो पूरा एक साइकिल है, इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि कोई एक चीज जो होती है एक कारण से नहीं होती, ऑलवेज अ मल्टीपल ऐसे करके। तो एक और एंजाइम होता है, तो उसका कुछ नाम है, जेंथीन समथिंग कुछ है, वो कॉफी प्रोड्यूस करती है, जिससे यूरिक एसिड रुकता है, कम होता है। तो 2-3 कप कॉफी अगर हम पी लें, टू बिगिन विद 1 कप, let's see how your body responds to that 1 cup of black coffee. Black coffee, when we say, there is no sugar and no cream, that pure black coffee. तो 1 कप से शुरू कर लीजिए, जो आप में से काफी लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। देन स्लोली इंक्रीज इट टू 2 कप्स और 3 कप्स। और कोशिश करें कि उसको आप, जिन लोगों को नींद के इश्यूज होते हैं, वो 2 बजे तक उस साइकिल को कंप्लीट कर लें, ताकि उसके बाद रात को जब आप सोएं तो वो कैफीन इफेक्ट ना हो आपको, तो नींद आने में किसी को दिक्कत हो सकती है, किसी को नहीं भी होती है। मैं कॉफी पीने के बाद मुझे कई बार बड़ी अच्छी नींद आती है। सो हर आदमी की बॉडी अलग अलग, देयर इज नो फिक्स्ड रूल फॉर एवरीवन। किसी को कॉफी से नींद नहीं आती है, किसी को नींद आ भी जाती है। तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से यू नीड टू डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन। बट नॉर्मली ये कहा जाता है कि कॉफी लंच से पहले तक खत्म कर लीजिए अपना ब्लैक कॉफी का कोटा, सो दैट योर कैफीन goes out of the body by the time the sleep time comes. Another thing which is very good is vitamin C. विटामिन सी जो हम खाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से खा रहे हैं, विटामिन सी की गोली है, सस्ता सुंदर टिकाऊ इंतजाम, और आप सिट्रस फ्रूट खा सकते हैं, तो उस वो हाई विटामिन सी वाले हो जाते हैं। तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो जो यूरिक एसिड की जो एक्सक्रीशन है, बाहर निकलने का जो वो है, उसको बढ़ा देता है बाय इंक्रीजिंग द जीएफआर। अगर आपने अपनी जो केएफटी की रिपोर्ट को आप देखेंगे, केएफटी में तो उसमें जीएफआर लिखा होता है या ईजीएफआर लिखा हुआ होता है। तो ग्लोमीरुलर फिल्टरेशन रेट बोला जाता है जीएफआर को। तो जीएफआर का मतलब उसमें आप देखेंगे कि किडनी के ना वो भी होता है, ग्रेडिंग भी होती है। तो G1 G2 ऐसे करके किडनी होती है, दैट रिप्रेजेंट्स द जीएफआर।
कि कितना आपका फिल्टरेशन रेट है। नॉर्मली 90 से ऊपर जो होता है वो जीवन में आता है, यानी नॉर्मल किडनी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे आना शुरू होता है। दैट मीन्स आपका जो फिल्टरेशन रेट है दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड अगर वो कम आता है। सेकेंडली, जो किडनी के अंदर जो ट्यूबुलर्स होते हैं वो भी विटामिन सी उसको क्लियर करता है। किडनी फंक्शन इंप्रूव होता है बेसिकली। और विटामिन सी इज एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो। अभी हम लोग किसी दिन फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो वो इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस करता है। तो विटामिन सी बहुत ही एक वंडर विटामिन है। तो उससे क्या होता है कि जब इन्फ्लेमेशन कम होगी और ये सब चीजें होंगी तो इवन जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बने होते हैं वो रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। अनदर थिंग विच वी डू इज एसीवी, एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। विद मदर का रोल डायरेक्ट नहीं है, लेकिन विद मदर मतलब इट इज ए प्रोबायोटिक ऑल्सो। सो इट हेल्प्स द गट बैक्टीरिया। उसमें एसिटिक एसिड होता है, वो मेटाबॉलिक फंक्शन तो इंप्रूव करता ही है और अगेन इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। तो यूरिक एसिड रिड्यूस होना शुरू होता है। हमने लो फ्रक्टोज फ्रूट की बात कर ली कि चूज द लो फ्रक्टोज फ्रूट। कौन से होते हैं? बेरीज होती हैं, ऑल काइंड ऑफ बेरीज। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। एसीबी विद मदर जब आप लोगे उसमें लिखा होता है एसीबी विद मदर, और वो जो बॉटल होगी दैट विल हैव सम, उसको आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट एट द बॉटम। वो जब आप ऐसे खड़े रखते हैं उसको तो सेडिमेंट होते हैं, उसको इसलिए हिला के पीना होता है। वो मटमैला हो जाता है, कोई भी होता है वो ऐसे ओपेक टाइप का हो जाएगा। तो दैट इज विद मदर, यानी उसमें जो फर्मेंटिंग का जो फर्मेंटेशन का जो सोर्स है दैट इज स्टिल देयर। तो वो खाना होता है। उससे एसीबी तो एस्कॉर्बिक, सॉरी, एसिटिक एसिड है। बट विद मदर का मतलब जो आप वो जो फर्मेंटेशन का जो रूट है वो आप ले रहे हैं, दैट बिकम्स प्रोबायोटिक। तो बड़े अच्छे अच्छे क्वालिटी के उसमें आते हैं। वी डोंट हैव टू गो फॉर सम फैंसी ब्रांड कि 1000-1200 रुपए का आप एसीबी ले रहे हो। 200-300 रुपए में बढ़िया विद मदर एसीबी आते हैं, वो आप ले ले सकते हैं। और जो ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, ड्राइड नट्स नहीं, ड्राइड फ्रूट्स। फ्रूट्स कौन से हैं? किशमिश, अंजीर, ये ड्राइड फ्रूट्स हैं, ये नट्स नहीं है। तो ड्राइड जो नट्स फ्रूट्स होते हैं उसमें भी फ्रक्टोज काफी होता है, तो वो भी लिमिट में करना है, कम ने खत्म नहीं करना है। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपको रखनी है, वो तो इन एनी केस आपको हर चीज में, क्योंकि इट इंप्रूव्स द मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लिए, हमारे लिए जिस तरीके लाइफस्टाइल हम लोग आज की डेट में लीड कर रहे हैं, कि जो प्रोसेस्ड फूड है उसको कम करना होता है। प्रोसेस्ड फूड इज लाइक पॉइजन। अब प्रोसेस फूड में सब कुछ आ जाता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जीरो कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते हैं, आप मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि प्रोसेस फूड में आप बहुत ही जो स्टैंडर्ड प्रोसेस फूड है उसमें भी देखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं कॉमन प्लस शुगर आती है। डायरेक्ट शुगर कहीं पर लिखा होगा शुगर, फिर आएगा एडिड शुगर, कहीं पर सुक्रालोज लिखा हुआ आएगा, कुछ ना कुछ फैंसी नाम से शुगर आएगी विच यू नॉट इवन नो। वो सारी की सारी शुगर फ्रक्टोज वाली शुगर है। शुगर और सॉल्ट ये दोनों एज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी यूज होते हैं। तो बहुत सारे फूड जो ये क्लेम करते हैं कि नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स में ये चीजें ज्यादा होती हैं, बिकॉज कोई भी चीज जो बाजार में बिक रही है उसकी शेल्फ लाइफ इंप्रूव ही तब होगी जब उसमें प्रिजर्वेटिव होंगे। ना प्रिजर्वेटिव कुड बी डायरेक्ट, जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं, डिफरेंट सीरीज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो डिफरेंट फूड्स में डलते हैं। और अगर कोई सपोज सो कॉल्ड ऑर्गेनिक वाला कोई आप फूड लेते हो, उस बड़ा बड़ा लिखा होगा नो प्रिजर्वेटिव, जीरो प्रिजर्वेटिव्स, बट उसमें फिर छिपी हुई आएगी कहीं एक्सेस शुगर आएगा या एक्सेस सोडियम आएगा, दोनों खराब है। तो कोला जैसे होता है, कोला अगर आप कोका कोला पीते हैं ना, तो एक कोका कोला में लॉट पता नहीं 8 या 8, 10, 12, 15 कितनी मैं भूल गया हूँ, उतनी चम्मच शुगर होती है। शुगर का मतलब वो आपकी घर वाली शुगर नहीं है, ये वो फ्रक्टोज वाली शुगर है। देन वो उतना मीठा, आपको आप 4 चम्मच मुंह में डाल लो शुगर, देखो कैसा मुंह हो जाता है, प्यूकी फील करोगे। उसमें 10-12 चम्मच शुगर होती है। अगर आपकी नॉर्मल कोक को या नॉर्मल पेप्सी किसी भी कोल्ड ड्रिंक को उठाओगे तो आप प्यूकी क्यों नहीं होते हो? क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए टेस्ट को लॉट ऑफ सोडियम इज एडेड, लॉट ऑफ सॉल्ट इज एडेड। तो दैट बिकम्स सो ब्लडी हार्मफुल टू यू कि एक्सेस शुगर, फ्रक्टोज, एक्सेस फ्रक्टोज एंड देन एक्सेस सोडियम, बोथ आर वेरी बैड फॉर यू। इसीलिए जो शुगरी फ्रूट ड्रिंक्स हैं,
चाहे वो कोला है, चाहे वो जूसेस हैं, चाहे वो आजकल इतने सारे लाइन से एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, कुछ भी, एनी सच ड्रिंक, चाहे वो एरिएटेड हो या ना हो, ऑल आर हॉरिबल फॉर द बॉडी। आपकी बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर सकती है। सो इस चीज का ख्याल रखना होता है। तो इफ यू फॉलो दीज थिंग्स, मैं इसकी एक समरी बाद में ग्रुप पे डाल दूंगा, इफ यू फॉलो दीज थिंग्स, यूरिक एसिड कैन बी मैनेज्ड। ऐसा नहीं है कि यूरिक एसिड आपका अगर हो गया तो एसेंशियली नाउ यू हैव टू रिसोर्ट टू सम मेडिसिन। नॉट रियली, नॉट रियली। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से जितनी भी ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से वो सारी के सारी रिवर्स की जा सकती हैं। ऑफ कोर्स ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, हर एक के केस में नहीं होगी, बिकॉज कोई भी एक जो मैनिफेस्ट हुई है प्रॉब्लम, उसके पीछे सिंगुलर रीजन नहीं है। सो वी कैन नॉट बी श्योर, बट यस, फॉर ऑलमोस्ट 80-90% पीपल ऑल दीज थिंग्स आर रिवर्सिबल। फैटी लिवर रिवर्सिबल, डायबिटीज रिवर्सिबल। यहाँ बैठे हैं बंदे जिनका वो HbA1c ड्रास्टिकली नीचे आया है, ये देखो हाथ निकाल के, हाथ हटा के स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, इनका तो रिकॉर्ड है हमारे पूरे उसमें, तो इसलिए तो आ, ये चीज। तो एनी क्वेश्चन अबाउट यूरिक एसिड, एनी क्वेश्चन अबाउट दैट, नाउ वी आर ओपन टू क्वेश्चन। यस, फिर उसके आगे रिव्यू की बात करेंगे। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग यूरिक एसिड? यस दिशांत। एक्चुअली हमने ब्लैक कॉफी के बारे में बात की, जी। तो आई थिंक देयर इज अ मिथ अराउंड इट कि ब्लैक कॉफी ज्यादा पीने से कुछ लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन होता है। तो मेरी किसी डाइटिशियन से बात हुई थी, सिंस मैं आई हैव बीन ट्राइंग टू लूज वेट। तो ब्लैक कॉफी पीते हैं, लेकिन कुछ लोग मना करते हैं कि डिहाइड्रेशन हो। तो कि अगर किसी का किडनी स्पेसिफिक एंगल भी हो, तो कितनी कॉफी करनी चाहिए, और फिर उसके साथ कितना पानी पीना चाहिए एटलीस्ट ब्लैक कॉफी के साथ? देर इज नो क्लियर कट एविडेंस कि ब्लैक कॉफी डिहाइड्रेट करती है, ऐसा कुछ नहीं है। वन, राइट। डिहाइड्रेशन के रीजंस बहुत सारे हैं, अलग भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कैफीन को बॉडी से बाहर निकलने के लिए एक्सेस पानी चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिहाइड्रेट हम कैसे होते हैं। देखो, अब सिंपल सी बात है, जब आपका पेट खराब होता है तो पेट खराब होने में लूज स्टूल्स होते हैं। लूज स्टूल्स बना कहाँ से? जो कोलोन है, कोलोन जो कि जो सरफेस होता है, जो स्किन होती है, वो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस वाला जो है, आरओ आरओ वाला होता है ना, उसमें एक वो होता है लेयर, क्या बोलते हैं उसको, मेम्ब्रेन। इट एक्ट्स लाइक ए मेम्ब्रेन। जब उसको नॉर्मल स्टूल पास करना होता है तो जो लिक्विडी छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन से चीज आती है, उसको पानी को इधर ब्लड में डाल देता है, कोलोन की जो लेयर होती है। और जब इन्फेक्शन होगा, बिकॉज द बॉडी डजंट वांट टू कीप द इन्फेक्शन इनसाइड, तो वो पानी इधर से ले लेगा, यानी ब्लड से पानी लेगा और इसको लूज स्टूल में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देगा। ये डिहाइड्रेट हो गया। ब्लड डिहाइड्रेशन मतलब ब्लड में ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर कम हो गया। दिस इज टेक्निकली डिहाइड्रेशन। नाउ कैफीन, जो ब्लैक कॉफी का प्राइमरी इंग्रेडिएंट है, जो आप जिसके लिए आप ब्लैक कॉफी पी रहे हो, जिसके एडवांटेजेस आ रहे हैं, या और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, किसी के लिए भी, किसी के भी एक्सक्रीशन के लिए एक्स्ट्रा वाटर नहीं चाहिए। ये नॉर्मल कोर्स में निकल रहे हैं, जैसे आपके बॉडी में से नॉर्मल और चीजें निकल रही हैं। आपकी बॉडी में से अगर आप अपना यूरिन देखते हो ना, यूरिन का टेस्ट होता है, उसमें सारे के सारे जो वो चीजें आ रही हैं वो नॉर्मल है। यूरिया एक्सक्रीशन नॉर्मल है, वो सब चीजें नॉर्मल है, वो नॉर्मल कोर्स में निकल रहा है। नाउ इफ यू आर इन एनी केस टेकिंग लेस वाटर देन द ऑप्टिमल क्वांटिटी and you take black coffee, then maybe someone can blame the black coffee, but there is no evidence कि black coffee leads to dehydration। क्योंकि हाँ, हो सकता है आपकी डाइटिशियन ने एक एंगल से बोला हो। ब्लैक कॉफी का जो हमने बात भी की थी अभी शुरू में, ब्लैक कॉफी में हल्का सा डायरेटिक इफेक्ट आता है। डायरेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि यूरिन फ्लो को वो इंक्रीज करती है। ठीक है, जैसे कई सारी मेडिसिन है बीपी की, वो डायरेटिक होती हैं, तो वो यूरिन फ्लो को इंक्रीज कर देती हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां, जब दवा खाते हो उसके बाद आपको बहुत जल्दी 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 यूरिन पास होता है। तो उस केस में मे बी फ्रॉम दैट एंगल शी इज मेंशनिंग कि बिकॉज इट इज सेड टू बी लिटिल डायरेटिक, नॉट हाईली डायरेटिक, वो कोई टेबलेट नहीं है, तो लिटिल डायरेटिक शायद इसलिए कह रही है। बट अगर आप ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ पानी पी रहे हो, देयर इज नो डिहाइड्रेशन एंड इट इज बेनिफिशियल, नॉट एट ऑल बैड फॉर द बॉडी।
इसके ऊपर बहुत स्टडीज हैं ब्लैक कॉफी के ऊपर. सो इट इज ए मैजिकल नेचुरल थिंग दैट यू कैन टेक. तो पानी नहीं नहीं कैसे आपको अच्छे से पीना है, सो दैट गोज विदाउट सेइंग. सो इफ यू आर टेकिंग लेस वाटर, 1.5 लीटर पानी पी रहे हो दिन का, फिर आप 3 ब्लैक कॉफी पी रहे हो, देन मे बी यू माइट गेट डिहाइड्रेटेड. बट देन ब्लैक कॉफी नहीं पियोगे तब भी 1.5 लीटर में डिहाइड्रेटेड हो जाओगे. सो उनको लिंक करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है. एनी अदर क्वेश्चन? संजीव जी, यूरिक एसिड बढ़ने पे मतलब हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है, या हमें फील होगा कि हाँ कुछ ऐसा यूरिक एसिड बढ़ा है इस वजह से ऐसा फील हो रहा है या ऐसी चीजें हो रही हैं? यूरिक एसिड बढ़ेगा तो कल्याणी दर्द होना शुरू होता है जॉइंट्स में. अच्छा। क्योंकि यूरिक एसिड वो बहुत देर में आता है. ऐसा नहीं है कि कोई आपने यूरिक एसिड बढ़ा और अगले दिन से पेन होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है. पेन हल्का 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 पेन होता है, बट दैट इज द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इन यूरिक एसिड. और वो आपका, अगर आप अपनी ब्लड रिपोर्ट 6-8 महीने में, साल भर में कराते हैं, आपके ब्लड में जब भी यूरिक एसिड रेंज से बाहर जाएगा, जैसे नॉर्मल डॉक्टर लाल वाले में 7.2 उसकी लिमिट है, अगर वो 7, 7.1, 7.2, 7.4 के आसपास पहुंचेगा, इफ यू नोटिस दैट इन योर ब्लड रिपोर्ट, तब तक आपको कोई पेन नहीं होने वाला है. पेन तब होता है जब वो सस्टेन लेवल पे 7.5, 8.5 पे चलेगा. क्योंकि बॉडी में ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है आपका. लंबे समय तक अगर आप बॉडी के साथ अत्याचार करते हो तब डिजीज मैनिफेस्ट होती है, उससे पहले नहीं होती है. अगर आपका किसी एक बारी में 7.2 आया, 7.5 आ गया है, एंड यू स्टार्ट टेकिंग करेक्टिव एक्शन, नेक्स्ट टाइम इट विल गो डाउन. दोज हु हैव बीन वर्किंग विद अस, नीचे गया है लोगों की यूरिक एसिड नीचे चला जाता है. मेरा खुद का गया था. नॉट नॉट दैट कि उसने क्रॉस कर लिया 7.2, बट आई थिंक इट हैड हिट समथिंग लाइक 7, 1.5-2 साल पे, 2 साल पहले करीब. तो उसके बाद जब शुरू किया तो अब वो नीचे आ गया. इट इज मैनेजेबल. सो सिम्टम वही आता है बाद में, सस्टेन्ड इंक्रीज इन यूरिक एसिड के बाद, कि पेन होता है. और जैसे बाद में जब बढ़ता है तो फिर उंगलियां धीरे धीरे क्या होता है, ये गांठें चौड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं. ये जो सबसे पहले इन उंगलियों में या पैरों के जो टोज होते हैं, जैसे ना बिग टो या और जो है, उनमें हल्का हल्का पेन शुरू होता है. तो दैट इज द इंडिकेटर. एनी क्वेश्चन? यस विनीत. आई एम न्यू टू द प्रोग्राम, सो मैं सुन रहा हूँ और मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आई एक्सपीरियंस दैट पेन. जब यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो मेरे हाथों में, जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, तो मुझे पता चल जाता है कि भी लेवल बढ़ गया है ये. हाँ, तो मैं बीच में वो दवाई शुरू कर देता हूँ तो वो लेवल कंट्रोल हो जाता है. तो वो मैं ऑफ ऑन अपने आप ही दवाई शुरू भी कर देता हूँ, अपने आप बंद भी कर देता हूँ. That's okay. What you have been doing is okay. But हाँ. now, since you have joined the program, तो पानी की क्वांटिटी विनीत you need to increase, जो हमने अभी पीछे बात भी की थी, कि पानी बढ़ाओ अपना. एंड इंक्रीज जैसे से ये चीजें करोगे ना, जो ब्लैक कॉफी या जो भी हम बात कर रहे हैं, वो जैसे तुम जूस पीते थे हाई यस. कोर्ट की कैंटीन में, तो जूस हाँ. यू हैव स्टॉप टेकिंग जूस. तो नेचुरली जो आपका यूरिक एसिड कॉजिंग एक जो इंग्रेडिएंट था आपका जूस, वो खत्म हो गया. तो ये उतना नहीं बढ़ेगा अब आने वाले टाइम में, व्हेन यू हैव स्टॉप टेकिंग जूस. और कॉन्शियसली पानी भी अब मैं ऑलमोस्ट 4 लीटर पे मेंटेन कर रहा हूँ मैं, एक्सीलेंट. जब से प्रोग्राम हाँ शुरू किया है. बहुत बढ़िया. तो ब्लैक कॉफी का थोड़ा सा एक बार मुझे बताएंगे, हाउ टू टेक इट, हाउ टू मेक इट एंड हाउ टू टेक इट. ओके, सिंपल है. जो सिंपलेस्ट तरीका ये है कि अब एक अच्छी क्वालिटी की ब्लैक कॉफी, नेस्कैफे गोल्ड या वो डेविडॉफ, कोई भी एक ले लो. हम्म. क्योंकि वो जो है वो 100% कॉफी है. बाकी जो थोड़ी सस्ती कॉफी होती है, कॉफी इज नाउ वो थोड़ा कॉस्टली हो गया, कॉफी ग्रोवर्स के मजे आ गए हैं. पीछे एक रिपोर्ट आई हुई थी कि कॉफी ग्रोवर्स ने सबने लैंड रोवर और पता नहीं क्या क्या लेनी शुरू कर दी है. दे आर इन दे हैव बिकम द न्यू रिच मिंटिंग मनी. हाँ. मनी. तो काफी महंगी बिकती है कॉफी अब. तो जो सस्ती कॉफियां होती हैं उसमें एक आप देखेंगे कि उसमें 70% कॉफी, 30% चिकोरी होती है ना. चिकोरी वी डू नॉट वांट. चिकोरी इज नॉट कॉफी, इट इज ए फिलर. तो इसलिए हमें थोड़ी सी महंगी कॉफी विच ऑल ऑफ अस कैन अफोर्ड. आप डेविडॉफ अफोर्ड कर सकते हो, 800-800 रुपए की शीशी आती है. बाय डेविडॉफ, वाई टू गो फॉर सम चीपर स्टफ. डेविडॉफ ले लो, और उसको आपने एक चम्मच, या शुरू में अगर आपको टेस्ट का थोड़ा इशू आएगा, हो सकता है somebody can immediately like it, somebody might struggle with it for some time maybe. So आप आधा चम्मच लो, आधा कप पानी में डालो, बुलाओ गर्म पानी में, और पी जाओ सिप सिप करके, जैसे हम चाय कॉफी पीते हैं.
स्लोली बाद में इसको 1 चम्मच डाल लो। ठीक है, ये तो बहुत सिंपलेस्ट तरीका है। और अच्छी कॉफी चाहिए तो घर में वो फिलिप्स की 2-3 हज़ार रुपए की, 2-4 हज़ार रुपए की मशीन आती है छोटी सी, उसमें वो ब्लू टोकाई या 25 तरह के आते हैं जिनके वो फ्रेशली ग्राउंड पाउडर होते हैं। उससे कॉफी बनाना शुरू कर दो, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉफी। उसमें झगड़ा ही नहीं है आपको कि चिकोरी है नहीं है, वो है जो भी है। जो आप वहाँ इसमें ब्लू टोकाई के कैफे में जाते हो या स्टारबक्स में जाते हो या कहीं भी जाते हो, वो कॉफी वो उनकी इंडस्ट्रियल मशीन होती है, बट वो कॉफी वैसे बना रहे होते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो वो पाउडर एक ऐसे करके, ऐसे छलनी सी होती है, उसमें डालता है, ऐसे ऐसे भरता है, देन ही पुट्स इट इन बिलो द वो करेक्ट। हीटेड उसमें, वहां से वो इसे छन के आती है। नाउ दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉफी। जैसे साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी होती है, वो भी मिलते हैं, छोटे छोटे फिल्टर्स मिलते हैं। तो साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी का सिर्फ टेस्ट और प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, बट इट इज अगेन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉफी। नहीं, साउथ इंडियन कॉफी का वो जो मयूर विहार में वो है ना, साउथ इंडियन वाली दुकान, तो हाँ वो पैकेट में लाता था, उसमें देख रहा था 20% चिकोरी है उसमें। हाँ, अच्छा फिर वो हाँ तो वो क्या है कि एक्चुअली वो ना सेल, क्योंकि महंगी महंगी कम खरीदेंगे ना लोग। हाँ, हाँ, तो वो आपको प्योर कॉफी लेनी है। श्योर। साउथ इंडियन कॉफी भी थोड़ा सा हाई प्राइस में प्योर कॉफी मिल जाती है, बट दैट इज योर चॉइस। ऐसा आई नहीं, चेक विद हिम, या you check with him, और if you have a filter fine, नहीं है you start from tomorrow or today or whenever, buy Davidoff और लेना शुरू कर दो। ज्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं है, वो ले ठीक लो, है, है ना। ठीक। एनी अदर क्वेश्चन? यस चित्रा प्लीज। हाँ संजीव जी, पहले तो यूरिक एसिड पे बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। अब कॉफी के बारे में 2 क्वेश्चंस हैं। लाइक अभी फिल्टर कॉफी का मेंशन हुआ, जी एंड दी अदर टाइप ऑफ कॉफी इज इंस्टेंट कॉफी, जैसे हम नेस्कैफे या कोई और ले रहे हैं, तो इन दोनों में भी कोई डिफरेंस है? फिल्टर कॉफी इज आई थिंक बेटर एंड सुपीरियर है एक पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप थोड़ा सा बताओ। और एक चीज और, आई हर्ड यू समडे सेइंग दैट यू ऐड सम घी टू योर ब्लैक कॉफी, तो वो डालना है कि नहीं डालना, और उसका क्या पर्पस है, एंड विल इट हेल्प इन दैट यूरिक एसिड थिंग आल्सो? या ओके ओके ओके, गुड क्वेश्चन चित्रा, थैंक यू, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन कि जो आपकी इंस्टेंट कॉफी है उसमें और जो वो फिल्टर वाली आप बना रहे हैं उसमें, अगर आप अच्छी क्वालिटी की इंस्टेंट कॉफी ले रहे हैं तो कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं है, वो आत्मा की शांति वाला फर्क है। कि बाकी एज सच कोई जो उसके अगर हम न्यूट्रिशनल या थेरेपेटिक वैल्यू लें उसमें कोई खास फर्क नहीं है। सो दैट टेक्स केयर ऑफ दैट। नाउ एडिंग घी और नारियल का तेल टू कॉफी, वो एक डिफरेंट चीज है उसका। वी आर एनहांसिंग दी, जैसे कि वो इकोनॉमी में कंसेप्ट होता है ना वैल्यू एडिशन का, कि आप आलू उगा के बेचते हैं या आलू के चिप्स बना के बेचते हैं, तो आलू के चिप्स में वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो 1 किलो आलू जो वट एवर इज द प्राइस, 20 रुपए 50 रुपए वट एवर, आई डोंट नो, वो उतने का बिकेगा, लेकिन 1 किलो चिप्स बना के बेचेंगे तो वो 1000 से ऊपर बिकेगा। तो वो वैल्यू एडिशन है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन इन इकोनॉमिक्स। वैसे ही कॉफी में अगर आप नारियल का तेल डाल लेते हो, यू आर वैल्यू एडिशन हो रहा है, क्योंकि नारियल का तेल हम लोग अदरवाइज भी खाते ही हैं, रिकमेंड किया जाता है। जब आप उसमें डालते हैं, कईयों को ब्लैक कॉफी से, जैसे अभी तो वो पार्टिसिपेंट आजकल नहीं है, देयर वाज ए फैमिली, उनको जो सज्जन थे मिस्टर सिंगल, उनको और उनके इनफैक्ट बेटे को भी, छोटे बेटे को, नाउ ही इज इन बॉस्टन, उसको ना ब्लैक कॉफी से खुश्की होती थी। तो जब उन्होंने उसमें नारियल का तेल डाल के पीना शुरू किया, उसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ गई, दे स्टार्टेड लाइकिंग द टेस्ट, एंड खुश्की बंद हो गई। अब ये सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक है, दिस इज नॉट ए जनरल रूल, सो वी डोंट हैव टू रियली 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 गो बाय दैट, एंड वी नीड नॉट वरी अबाउट दिस। बट मेन चीज ये है कि हमें नारियल का तेल खाना चाहिए या देसी घी खाना चाहिए, वो हम डाल सकते हैं कॉफी के ऊपर टू एनहांस द टेस्ट एंड टू ऐड वैल्यू टू ब्लैक कॉफी। इसका एक और वर्जन आता है जो अमीर लोग ज्यादा कर सकते हैं, एक होता है एमसीटी ऑयल, वो 1000 रुपए की 500 ml की शीशी आती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो कोकोनट ऑयल का डिराइव्ड वर्जन है, उसमें वो एमसीटी जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स जो हैं वो उसने खींच रखे हैं सिर्फ। तो वो डायरेक्ट, हमने फैट डाइटरी फैट वाले में बात की थी कि जो एमसीडीज होते हैं, जो नारियल के तेल में जो कंपाउंड होता है कैप्रिलिक एसिड और कैप्रिक एसिड, ये एमसीडी में आता है, ये फैट सोल्यूबल है। तो आप खाते हो, वो खट से फैट में, सॉरी वाटर सोल्यूबल है, तो वो खट से ब्लड में जाके एनर्जी की तरफ भाग लेता है, एनर्जी देने के लिए चला जाता है। तो उसने क्या कर रखा है, एक अंग्रेजी कंपनी है यूएस की, उसने
बहुत सारी भी होंगी, मतलब मैंने वो एक बार मंगाया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो मैंने अपनी मदर के लिए मंगाया था, एक खास पर्पस के लिए। तो वो जो था, वो 1000 रुपये का आता है, 500 ml का। तो वो केवल उसने वो वाला जो कंपोनेंट है नारियल के तेल का वो डाल रखा है। तो मेनी पीपल इन यूएस दे ऐड एमसीटी ऑयल एंड नाउ देसी घी ऑल्सो, बिकॉज यूएस में अब देसी घी जरा एकदम पॉपुलर हो गया है आफ्टर द ईस्टर्न विजडम हैज मेस्मराइज देम। तो आजकल जो वहां काफी लोग, आई हर्ड अ वीडियो फ्रॉम ए डॉक्टर, तो उसने बताया कि कहता है यहाँ पर जो आजकल जो लोग यहाँ प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो 1 स्पून ऑफ एमसीटी ऑयल एंड 1 स्पून ऑफ क्लैरिफाइड बटर, उसको क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं वो लोग, तो वो डालते हैं। सो दैट ऑल्सो कैन बी डन, योर चॉइस। बट हम लोग देसी लोग हैं, हम लोग 2 चम्मच नारियल का तेल डालो, बढ़िया अच्छी क्वालिटी का कच्ची घानी का नारियल का तेल, नॉट कमर्शियल वाला नारियल का तेल, वो नहीं। ओके ग्रेट। हाँ जी, एक चीज और, अच्छा जैसे आई एम नॉट यूज टू हैविंग ब्लैक कॉफी, तो नॉर्मल जो मिल्क कॉफी लेते हैं उससे भी ये यूरिक एसिड वाली चीज पे फर्क पड़ेगा? धीरे धीरे आई विल ट्राई हैविंग दैट ऑल्सो, लेकिन अभी उसका मुझे टेस्ट नहीं है। तो मिल्क कॉफी आई हैव, तो कॉफी, दोनों का। हाँ हम्म। नहीं, कॉफी कॉफी दूध वाली कॉफी भी हेल्प करती है, बट क्या हम्म। होता है कि हम लोग, जैसे हमने बात की ना, ब्लैक कॉफी में नारियल का तेल डाल के वी आर एडिंग द वैल्यू। तो कॉफी में, ब्लैक कॉफी में चीनी और दूध डाल के वी आर रिड्यूसिंग द वैल्यू, उतना ही फर्क है। वैल्यू फिर भी रहेगी, हम्म। हम्म। वैल्यू थोड़ी सी रहेगी, बट वी आर रिड्यूसिंग द मोमेंट वी आर एडिंग शुगर। शुगर एंड नहीं डाल रहे। हम्म। है ना, शुगर मत डालिए तो थोड़ा आपने वैल्यू थोड़ी और ऊपर रख ली, शुगर ओनली तो फिर भी मिल्क। और नीचे चली जाएगी, इट्स लाइक दैट। और यहाँ पर अगर वैल्यू, ये कॉफी की वैल्यू है, तेल डालते हो नारियल का तेल, तो वैल्यू यहाँ चली जाती है, दूध मिलाते हुए वैल्यू यहाँ जाती है, चीनी मिलाते हुए वैल्यू यहाँ आ जाती है, वैल्यू तो रहती है। ग्रेट। या या ठीक है, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं है? सागर, आर यू देयर? हमारा वो स्विच ऑफ। हाँ जी। ओके ओके ओके, गुड। आई थॉट कि तूने कैमरा ऑन करके खाली, मतलब ये ज्वाइन करके कट तो नहीं लिया कहीं? नहीं नहीं, मम्मी का एक क्वेश्चन है, लो हाँ पूछो। प्लीज 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 आस्क आस्क। अरे पूछ लो। अच्छा। हाँ बोलिए अंजू। हाँ हाँ, मैं ये कह रहे थे जैसे अगर हाई बीपी रहता हो तो उस केस में ले सकते हैं ब्लैक कॉफी? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ये बहुत लोगों अच्छा को विजन है कि हाई अच्छा बीपी अच्छा। में आपको कॉफी नहीं पीनी होती। ये बहुत पुराना, ये 40 साल पुरानी नॉलेज है। ये जो मेरे फादर अच्छा को, 40 से भी ज्यादा, जब मेरे अच्छा फादर को बीपी हुआ था उस समय डॉक्टर बोलते थे कि जी कॉफी मत लीजिए। जी। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कॉफी वर्क्स, स्पेशली वी व्हेन वी से कॉफी मीन वी मीन ब्लैक कॉफी। तो हम्म। कॉफी कैसे काम करती है? कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का जी। मतलब फ्री रेडिकल्स हैं आपकी बॉडी को, उनको न्यूट्रलाइज कर रही है। दैट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन। अच्छा। बीपी इज द, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऑफ कोर्स, वन फैक्टर इज हाई इन्फ्लेमेशन बीपी की। ठीक है, इसी तरह से जो आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ब्लैक कॉफी इंप्रूव्स दैट मेटाबॉलिक प्रोसेस। हम्म। बीपी अगेन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टॉर्टेड या एक खराब मेटाबॉलिक फंक्शन के कारण बीपी हो रहा है। हार्ट प्रॉब्लम उसके कारण हो रही है, लिवर डिजीज उसके कारण हो रही है, डायबिटीज उसके कारण हो रही है। तो जब आप इधर जो अच्छा बेस है, जो जिससे जहां से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, दिस इज मेटाबॉलिक सिस्टम। मेटाबॉलिक मतलब जो आप खा रहे हो उसका सफिशिएंट, उसका प्रॉपर तरीके से, उसका क्या बोलेंगे, उसके एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। हो रहा है। ठीक अगर है। वो सही कर देते हैं, इस मशीन को हम ठीक कर देते हैं, तो हम्म। तो इसके खराब होने की वजह से इफेक्ट आ रहा है, बीपी, डायबिटीज, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, जो भी है, ये सारे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो हम जो प्रोग्राम में कर रहे हैं ना, हम इनको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव अपॉन दिस फंक्शनिंग। ये फंक्शनिंग ठीक होगी तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये डिजीज नहीं है, जी। मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स है। डिजीज यहाँ है, डिजीज मतलब नॉट द उस सेंस में, डिजीज मतलब जो गड़बड़ है, खराबी जो हो रही है वो नीचे हो रही है। हम खराबी को, जो जो रूट ऑफ द खराबी है, उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ठीक कर लोगे, बीपी ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगी, फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। अच्छा जी जी। राइट, ओके, थैंक यू थैंक ओके ओके। यू। एनी अदर क्वेश्चन? संजीव जी, एक चीज और पूछनी है। जी ये जैसे कॉफी में अभी इन्होंने बीपी वाले मिथ की बात करी, तो अब जैसे ये बोलते हैं गर्म होती है, सर्दी में तो ले लेते हैं, अब जैसे गर्मी आ गई, अब ये भी बताइए, और थोड़ी सी ड्राइनेस मुझे भी हो जाती है कॉफी लेके, तो समर्स में 2-3 कप्स, लाइक इज इट ओके टू हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद जस्ट 1 कप। हम्म। डायरेक्टली 3 कप्स किसी को एडवाइस नहीं करते हम लोग।
start with one cup and thanks for switching on the video. मैं हमेशा काम, मुझे लगता है पता था आप कि अभी बोलो। इतनी अच्छी स्माइल है लेकिन ये वीडियो ऑन करने में शर्माती रहती है। मैं काम कर रही थी, मैं अभी आके बैठी, मैंने कहा चलो फिर संजीव आपको जी आपको बोलेंगे। आपको वीडियो ऑन करने में थोड़ी सी कंजूसी करती हो आप, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है। गुड, थैंक्स फॉर दैट। देखो, कॉफी पहली चीज, कोई भी चीज गर्म नहीं करती है, गर्म सिर्फ दिमाग होता है आदमी का। कोई चीज गर्म नहीं करती, ना बादाम गर्म करता है, ना अंडा गर्म करता है, ना चिकन गर्म करता है, ना कॉफी गर्म करती है। दिमाग ठीक रखो, सब बढ़िया। नाउ हैविंग सेड दिस, अगेन इज नॉट एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। किसी की बॉडी किसी चीज को एक एक्स तरीके से रिएक्ट करती है उस पर, किसी की वाई तरीके से करती है, किसी की जेड तरीके से करती है। सो वट एवर वी डू, वट एवर वी कंज्यूम, वी नीड टू चेक द रिएक्शन ऑफ द बॉडी माइंड ऑलवेज। क्योंकि जो चीज मेरे लिए सही है जरूरी नहीं है कि वो दिशांत के लिए सही हो, जो चीज दिशांत के लिए सही है जरूरी नहीं है कि आपके लिए सही हो। दैट इज वाई वी से कि अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड क्रिएट योर ओन कॉकटेल। अपना जो आपने खाना है वो खुद खुद आप तैयार करिए, वो आपकी बॉडी माइंड आपको बताएगा। हमने अगर जैसे आप यू वर इन द मेडिटेशन प्रोग्राम आल्सो, आई थिंक फॉर ए मेजर टाइम, उसमें भी हम ये कह रहे थे कि नॉट एवरी मेडिटेशन इज फॉर एवरीवन। योर बॉडी माइंड विल टेल यू कि कौन से में आपको फील क्या आ रहा है। वो जो फील है दैट, एंड फॉर दैट वी नीड टू बी इन टच विद अवरसेल्व्स। डोंट गो बाय एनीवन्स ओपिनियन इंक्लूडिंग माइन, डोंट गो बाय एनीवन। आप चेक करिए, टेक सजेशन, एग्जामिन, रीड अबाउट इट, आस्क मी, आस्क एनीवन, एंड देन यूज दैट थिंग। चेक योर बॉडी, आपकी बॉडी बताती है आपको। आप कोई चीज खाते हो, अभी किससे मेरी बात हो रही थी कल परसों, तो आई थिंक विनीत वाज ओनली सेइंग, आई डोंट रिमेंबर शायद, कि मुझे ये चीज, मुझे आजकल थोड़ी ब्लोटिंग हुई, वो हुई, तो आई सजेस्टेड कि तुम चेक करो कि तुमने पिछले दिन या उससे पिछले दिन क्या खाया था। इफ समथिंग न्यू वाज एडेड, check that the bloating could be because of that, instead of just staying with that कि अरे bloating हुई थी, मैंने एंटासिड ले लिया, मैंने इनो ले लिया, वो नहीं। चेक कि आपने क्या खाया, क्योंकि कोई बारी हम नई चीज ऐड करते हैं अपने खाने में, वो सूट नहीं करती है, आपकी बॉडी इंडिकेट करती है। आप उसको चेक करिए और डोंट टेक दैट। नॉट एवरीथिंग इज good for everyone. There is no blanket rule. Check yourself. Great. Thank you. Any other question? Okay, great. तो मैं रिकॉर्डिंग को